आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू सीरीज में। और आई होप कि आप सभी ने जो वन शॉट सीरीज चला है या वन लाइनर सीरीज चला है उसको ज्वाइन कर लिया होगा और उसको आपने रिवाइज करके इस पीवाईक्यू सीरीज को ज्वाइन किया है। क्योंकि अगर आप वन शॉट सीरीज या वन लाइनर सीरीज नहीं देखे हैं या नहीं जुड़ पाए हैं उसमें और पीवाईक्यू सीरीज में सीधा आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाद बाकी आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करेगा। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं पीवाईक्यू सीरीज को। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर को एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला है उसी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में है तो इसमें आपको कहीं पास परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप लोग अभी तक अगर वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भी आपकी सारी क्लासेज वगैरह इसी पे चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 5 डेज BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। 5 डेज का BOD होता है। ये भी आपको मालूम है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 डेज का रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि BOD से अल्टीमेट जो BOD होता है उन दोनों का रेशियो बताइए। वही 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। 5 दिन का अल्टीमेट यहाँ पास दिया गया है, 5 दिन का। तो इसमें समझिए पहले तो ये कि जो एवरेज जो डोमेस्टिक सीवेज के लिए जो स्टैंडर्ड BOD होता है वो आपका वो होता है 80 ग्राम पर पर्सन पर डे होता है। ठीक है, और यही अगर BOD अल्टीमेट की बात करें तो वो लगभग जो है आपका 68% डिमांड को फुलफिल करता है। ठीक है, तो उसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो BOD और BOD अल्टीमेट का जो रेशियो होगा वो आपका होगा D नंबर। और इसके अनुसार आपका आंसर होगा 2/3 या 2:3 रेशियो पूछा है तो 2:3 भी बोल सकते हैं। 2 जैसा कि अभी ऑप्शन में दिख रहा है 2/3, तो यहाँ पास आपका 2/3 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से है और अगला क्वेश्चन में है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर। तो एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है उसका यूज कहाँ पास किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन का जो यूज कहाँ पास करते हैं तो पहला है ऑप्शन की रिमूविंग कोरिजिवनेस यानी क्षयकारिता को हटाने के लिए। दूसरा है रिमूविंग ऑडर्स। और फिर तीसरा डिसइंफेक्शन या विग्रेशन डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। फिर है रिमूविंग हार्डनेस। तो एक्टिवेटेड कार्बन्स का यूज कहाँ पास करते हैं बताइएगा। तो करते हैं रिमूव करने के लिए ऑडर्स को यानी बदबू हटाने के लिए इसका यूज करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन्स का। अब इसके बारे में ये भी समझिए कि यह क्या काम करेगा। तो ये पानी में जो कार्बनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक जो सब्सटेंस मटेरियल है उसको रिमूव करेगा क्योंकि वही प्रोड्यूस कर रहा था स्मेल को। तो उसको रिमूव कर देगा तो स्मेल भी रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ यह जो टेस्ट है, कलर है, उसको भी हटा देगा। स्मेल तो हटाएगा ही। ठीक है, और इसके लिए जो हार्डनेस होती है उसके डिमांड को फुलफिल कर या उसको रिमूव करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी आपका क्लोरीन होता है तो क्लोरीन का यूज किया जाता है हार्डनेस के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर होगा एक्टिवेटेड कार्बन्स का यूज करते हैं ओडोर्स को हटाने के लिए, बदबू हटाने के लिए। तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज फॉर फाइंडिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। यानी कंक्रीट के किस गुण को प्राप्त करने हेतु कॉम्पैक्शन फैक्टर परीक्षण करते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर जो परीक्षण होता था, टेस्ट के बारे में हमने आपको जब क्लासेस भी ले रहे थे तो उस वक्त भी बताया था कि जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट को IS कोड को ध्यान में आप रखिए। यहाँ पास क्वेश्चन आ गया है आपका कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है उसका किस गुण के को प्राप्त करने के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, ये है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है कॉम्प्रेसिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है वर्केबिलिटी, तीसरा स्ट्रेंथ और चौथा है आपका ड्यूरेबिलिटी। अब यह बताइए आपको कि आपके अनुसार क्या होगा, कमेंट करिए तो जल्दी से आप लोग। ठीक है, यहाँ पास जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रॉपर्टी के कारण से इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है वर्केबिलिटी के कारण से, कार्यशीलता के कारण से इसका यूज करते हैं। ठीक है, सिंपली इसके लिए जो कोड जो होगा आपका ये होता है IS 456, फिर आपका IS 516, फिर आपका होता है IS 19
1199। तो ये कुछ डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। इसमें आपका वर्केबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण से कॉम्पैक्शन फ्रैक्शन टेस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टू एलिमेंट्स है आपका, ठीक है। टू एलिमेंट्स A and B have the same atomic mass but their atomic numbers are 19 and 20 respectively. A and B are, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो तत्व है A और B, ठीक है। दोनों का परमाणु भार समान है, ठीक है। हिंदी में भी आपको बता दे रहे कि परमाणु भार दोनों का समान है। तो बताना है आपको कि वो A और B है क्या। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 19 है और 20 है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 19 और 20। अब एटॉमिक नंबर 19 दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर 19 पर कौन आता है? तो एटॉमिक नंबर 19 पर आपका आता है आर्गन, हो गया 18 पे, है ना। और 19 पे आपका होता है पोटेशियम आपका 19 पे होता है और 20 पे होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो ये दोनों जो एटॉमिक नंबर जिसका 19 और 20 है वो है क्या? ऑप्शन दिया गया है पहला तो कि पॉलीमर से है, आइसोमर से, आइसोटोप से या आइसोबार है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आइसोबार होगा, संभारिक होगा। रीजन क्या है कि पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम जिसको के से इंडिकेट करते हैं, लैटिन नेम इसका कैलियम होता है, और कैल्शियम को तो सी से इंडिकेट करते हैं। तो पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का जो एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है, जिसके कारण से इसको संभारिक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं आइसोवार्स, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि डबल रिफ्लेक्शन पे, डबल रिफ्रैक्शन पे, रिफ्लेक्शन ओनली या रिफ्लेक्शन ओनली। रीज़न क्या है कि क्वेश्चन कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैकेनिक्स की जो क्लासेज है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसकी भी नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको तैयार हो रखा है, वो जल्द इसकी कंप्लीट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चंस भी आपको फंसना चालू जो अभी है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो बेस्ड होता है किस पे? आपका डबल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। डबल रिफ्लेक्शन पे इसके बारे में डिटेल जब चर्चा करेंगे, जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे ना, तो उस वक्त आपको, ठीक है, मैकेनिक्स में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है प्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, प्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। ये भी आपका मैकेनिक्स से ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्राउड संख्या अनुपात क्या होता है? जड़त्व बल तथा प्राउड नंबर्स, बताइएगा आप लोग। प्राउड नंबर्स जो है, अगर जो लोग पढ़ रखे हैं मैकेनिक्स, उनके लिए भी ये है कि आप अपना परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि प्राउड नंबर्स इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया टू इनर्शिया फोर्सेस टू, ठीक है। बताइए आप लोग जल्द से जल्द। तो प्राउड नंबर जो आपका होता है वो रेशियो होता है इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं प्राउड नंबर्स के लिए वो होता है आपका रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स ऊपर में रहेगा, इनर्शियल फोर्स, और नीचे में आपका ग्रेविटी फोर्स। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 1/1 से बराबर भी हो सकता है, 1/1 के बराबर भी हो सकता है, 1/1 से छोटा भी हो सकता है, और 1/1 से ग्रेटर देन भी यानी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राउड नंबर के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉर्क क्या होता है? ये भी आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? आप लोग बताइए टॉर्क क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? इसको हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। पहला है कि ऑप्शन है कि स्केलर क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन है कि वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन है टेंसर क्वांटिटी, और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए टॉर्क जो है आपका वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है टू सॉइल्स हैविंग श्रिंकेज लिमिट, दो सॉइल है जिसके पास श्रिंकेज लिमिट है, और उसमें दिया गया है 25%, लिमिट जो है आपका 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली विच विल श्रिंक मोर। श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है 25%, एक का, दूसरे का 20% है। तो कौन सा ऐसा जो सॉइल है वो श्रिंक करेगा ज़्यादा, ठीक है, श्रिंक कौन सा सॉइल जो है वो ज़्यादा करेगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए। इसके लिए ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला तो दिया कि सॉइल विथ श्रिंकेज लिमिट 25%, जो उसका 25% है वो करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, सॉइल विथ श्रिंकेज लिमिट 20%, जिसका 20% है वो करेगा। तीसरा है कि दोनों बराबर करेगा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास कि दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं होगा। तो आपके अनुसार क्या होगा, जल्द से बताइए, जल्द से बताइए। श्रिंकेज लिमिट जो है वो दिया हुआ है 25%, एक का दिया हुआ है 20%, लेकिन श्रिंक कौन करेगा ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है किसमें, परसेंट में दिया हुआ है, और परसेंट में दिया हुआ है श्रिंकेज लिमिट, संकुचन सीमा जिसको कहते हैं, या सिकुड़न सीमा भी कहें या संकुचन सीमा, दोनों एक ही बात है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि इसमें इसका 20% है, ठीक है, परसेंटेज कम परसेंट में है, 20% है। तो जिसके कारण से ये जो है सॉइल विथ द श्रिंकेज लिमिट 20% वो ज़्यादा श्रिंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ से कौन रिलेटेड है, पहला है पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है आपका कैनिस थ्योरम, चौथा ऑप्शन है आपका लैमिस थ्योरम, ठीक है। कौन सा ऐसा थ्योरम है जो मौलिक विधि से संबंधित है, यानी फंडामेंटल लॉ से संबंधित है, ठीक है। कौन सा लॉ है आपके अनुसार, ये बताइए। पैरेललोग्राम लॉ है, या लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, या कैनिस थ्योरम है, या लैमिस थ्योरम है। तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पास ही आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो आपका फंडामेंटल लॉ होता है। समानांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो मौलिक विधि में होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द फ्रैक्चर एंड द डायमीटर ऑफ ए कास्ट आयरन राउंड बार ऑन विच टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। ऑन द, फिर से वापस से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका ऑन द sorry, at the time of a fracture the diameter of a cast iron round bar on which tensile test is performed well। पहला ऑप्शन है कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सी ऑप्शन में है आपका कि बी अप्रॉक्सीमेटली सेम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ एबव। एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि अगर आप बिहार जैसे स्टेट का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जिसमें नन ऑफ द एबव रहेगा, और वही आपको वहाँ पास कंफ्यूज करेगा। तो आपके अनुसार क्या होगा, यहाँ पास आप लोग आंसर बताइए कि एट द टाइम, वापस से क्वेश्चन पढ़ दे रहे कि एट द टाइम ऑफ ए फ्रैक्चर द डायमीटर ऑफ ए कास्ट आयरन डायमीटर ऑफ द कास्ट आयरन राउंड बार ऑन विच टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन जो आपको बताएगा कि डिक्रीज करेगा, बिल्कुल, इंक्रीज करेगा, फिर है आपका बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो ये बी अप्रॉक्सीमेटली सेम आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। लगभग उतना ही रहेगा, कोई आपको इसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जो है वो आपका वही रहने को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए प्राउड नंबर कैन बी। तो प्राउड नंबर कैन बी, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका बराबर भी हो सकता है 1/1, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला जो आपको बताया था, ऊपर में इनर्शियल फोर्स है, इनर्शिया फोर्स रहेगा, नीचे में आपका ग्रेविटी फोर्स रहेगा प्राउड नंबर्स के लिए। तो ये आपका बराबर भी हो सकता है 1:1 का, 1/1 का, लेस देन भी हो सकता है 1/1 का, ग्रेटर देन भी होता है 1/1 का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, द वैल्यू ऑफ प्राउड नंबर कैन बी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल लाइन इज, ये आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने वन शॉट सीरीज देख रखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, छपेगा यहाँ पास, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, द लेवल लाइन इज, ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन है पहला तो वर्टिकल लाइन,
और दूसरा ऑप्शन है कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर्स एंड सेंटर ऑफ द आई पीसेस। तीसरा ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल साइन। और चौथा ऑप्शन है आपका लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरोइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइएगा। वर्टिकल लाइन होगा कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर्स होगा, कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कि आपका लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरोइडल सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। आपको द लेवल लाइन इज, लेवल लाइन क्या होगा आपके अनुसार बताइएगा जल्द से जल्द। ठीक है, वापस से ऑप्शन बोल दे रहे हैं। वर्टिकल लाइन ऑप्शन तो आपको दिख भी रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर में। वर्टिकल लाइन होगा कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रॉस हेयर्स होगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा कि लाइन पैरेलल टू द मीन और स्फेरोइडल सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। हिंदी में भी आपका ऑप्शन है ऊर्ध्व रेखा होगा कि क्रॉस हेयर तथा आई पीस के केंद्रों से निकलने वाली रेखा होगा। क्षितिज रेखा होगा, इसका भी दिया होगा कुछ, वो भी देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका पृथ्वी की मध्यगोलीय सतह के समानांतर रेखा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार बताइएगा। द लेवल लाइन जो है वो आपका होता है द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। उसको हम लोग क्या समझते हैं, वो लेवल लाइन कहलाता है। तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग अभी नहीं होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का या इस लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अभी शॉर्ट में ही हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रफ सरफेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रफ सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग इज। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रफ सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग इज क्या कहलाता है भाई, आप बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। पैचिंग कहलाता है, हैकिंग कहलाता है, टैकिंग कहलाता है, या ब्लिस्टरिंग कहलाता है, क्या कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रफ सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग, यानी प्लास्टर करने से पहले खुदरा सतह तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं। पैचिंग, हैकिंग, टैकिंग या ब्लिस्टरिंग, आपके अनुसार क्या होगा बताइएगा। अगर डिस्कशन की बात करें तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, ब्लिस्टरिंग में होता है कि जो प्लास्टर सतह होता है उसको फफोले पड़ जाते हैं, तो यानी फूल जाता है, तो उसको भी ब्लिस्टरिंग कहते हैं। आपका सर्टेन टाइम है ना, मोस्टली जो है सीपेज के कारण से ये चीज़ें देखने को मिलता है, वो हो गया। दूसरा आपका क्रैकिंग होता है, और क्रैकिंग होता है आपका जिसमें क्रैक आ गया, ठीक है। एक आपका हैकिंग है, कौन होगा आपके अनुसार बताइए। यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए, क्रैकिंग होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है वो है आपका हैकिंग। हैकिंग में होता क्या है कि वो खुदरा किया जाता है। आपका हैकिंग प्रोसेस ही है कि प्लास्टर करने से पहले, जो प्लास्टरिंग से पहले सरफेस को रफ बनाने के लिए, खुदरा बनाने के लिए उसे खुदरा बनाया जाएगा, जो भी है किया जाएगा, तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है हैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। द क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट विच इज गिवन which a given shaft section can resist is equal to the greatest twisting moment which a given shaft section resist is equal to क्या होगा। एक दिया हुआ शाफ्ट सेक्शन जो कि अधिकतम घुमाव आघूर्ण, ट्विस्टिंग मोमेंट, यह को घुमाव आघूर्ण कहेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट को हिंदी में, सह सकता है, वह किसके बराबर है। पोलर मॉडुलस, ऑप्शन देखिएगा, पोलर मॉडुलस, और दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ ए पोलर मॉडुलस एंड एफ, ठीक है। और फिर है एफ एस अपॉन पोलर मॉडुलस, यानी एफ एस तथा पोलर मॉडुलस का अनुपात, या नन ऑफ द एबव, या कोई भी नहीं। तो आपके अनुसार क्या होगा इसका बताइएगा। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए, क्योंकि और क्वेश्चन दिखा रहे तो ऑप्शन 6 पर जा रहा है, इसलिए हम वापस से क्वेश्चन आपको दिखा रहे। द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट विच वाज गिवन a shaft section can resist is equal to, क्या होगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पोलर मॉडुलस एंड एफएस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पोलर मॉडुलस एंड एफएस, ये आपका राइट आंसर होगा द ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। अधिकतम घुमाव आघूर्ण जिसको कह रहे हैं, वह किसके बराबर होगा, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ पोलर मॉडुलस और एफएस के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ ए चैम्बर टेस्ट इज, द शेप ऑफ ए चैम्बर टेस्ट, सॉरी चैम्बर बेस्ड है ना, चैम्बर बेस्ड सूटेड फॉर द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज। पहला ऑप्शन है आपका हाइपरबोलिक, दूसरा ऑप्शन है इलिप्टिकल, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, चौथा ऑप्शन है आपका सेमी पैराबोलिक। ठीक है, तो आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। द शेप ऑफ ए कैम्बर बेस्ड सूटेड फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज, क्या होगा आपके आंसर, राइट आंसर इसका बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी नंबर, सी आपका राइट आंसर होगा। स्ट्रेट लाइन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पास इसका जो राइट आंसर है आपका इसके लिए शेप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है आपका, द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज ऑफ, द गैस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज ऑफ, पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है आपका मीथेन, तीसरा है आपका नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो गैस स्लज डाइजेशन टैंक से जो होता है, माने कीचड़ पाचन की जो टंकी होती है उससे प्राप्त गैस क्या होता है, तो वो आपका होता है, राइट आंसर इसका होता है मीथेन, CH4 का मीथेन। ठीक है, बायोगैस में आपका जो मीथेन है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एलम इन अ जार टेस्ट, देखिए द एलम इन अ जार टेस्ट व्हेन एडेड एज अ कोगुलेंट इन वाटर, यानी जार परीक्षण में जल में जब कोगुलेंट को हिंदी में कोगुलेंट ही बोलते हैं, की तरह एलम को डालते हैं तब क्या होता है, बताना है आपको। तो इसमें होता क्या है ये समझिएगा। पहला ऑप्शन तो दिया गया है, ऐसे देख लीजिए ऑप्शन पहले, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, फिर आपका अगला ऑप्शन है डज नॉट रिक्वायर्स अल्कनिटी इन अ वाटर फॉर फॉकुलेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डज नॉट अफेक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन का, जो एलम इन अ जार टेस्ट में व्हेन एडेड एज अ कोगुलेंट इन वाटर, देन उस केस में कोगुलेंट जब ऐड किया जाएगा तो देन उस केस में इसका जो पीएच वैल्यू है और डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एलम क्या है आपका, फिटकरी जिसको कहते हैं फिटकरी, तो उसमें आपका इसका जो पीएच वैल्यू है वाटर का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पास ये कुछ क्वेश्चंस था, और भी क्वेश्चंस हम लेंगे अभी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो मेनली यहाँ पास लगभग 21 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। अभी धीरे धीरे इसका लेक्चर का जो पीरियड ऑफ टाइम है वो बढ़ाया जाएगा, ड्यूरेशन है बढ़ाया जाएगा। विशेष आप लोग कैसा लगा आज का क्लास वगैरह वो फीडबैक करिएगा। ये फर्स्ट क्लास था PYQ सीरीज का, और इससे आप लोग फीडबैक शेयर करते रहिए। वन शॉट सीरीज, वन लाइनर सीरीज अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर में। ठीक है, प्लेलिस्ट का जाइए, चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।